अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आयरलैंड में जो स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल है, जो सबसे ज़्यादा फेमस स्कॉलरशिप स्कीम है वो आयरलैंड गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड की स्कीम है। उसके बारे में उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसका जो प्रोसेस है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी डिटेल मैं आपको देने की कोशिश करूँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके बारे में ही सवाल कर रहे हैं कि आयरलैंड आने का स्टूडेंट वीज़ा पे जो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है वो यही है कि आप स्कॉलरशिप पे आओ। और स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है ये ज़्यादातर पाकिस्तानियों को मालूम नहीं है। तो इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना होता है और जो अभी जो स्कीम चल रही है उसकी टाइमलाइंस क्या है, उसकी डेट्स क्या है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GOI IAS कहते हैं, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं, ये एक्चुअली क्या है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में एलिजिबल होते हैं या नहीं, इसके रिक्वायरमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट्स और फंडिंग कैसे होती है, और इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया और सक्सेस टिप्स हैं जो लोगों ने शेयर की हैं वो क्या हैं, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को सही तरीके से अप्लाई कर सकें। और जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो पाकिस्तानी लोग ज़्यादातर आजकल कर रहे हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन हो रही है, वो भी शेयर करने की कोशिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड एजुकेशन स्कॉलरशिप है ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है और इसकी काफ़ी डिमांड है, सारी दुनिया से लोग इसमें अप्लाई करते हैं। ये जो स्कीम है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड, इनका जो एजुकेशन अथॉरिटी है जिसको HEA कहते हैं, और जो आयरिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ या रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करती हैं और फिर ये स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है और वेल ऑयल मशीनरी है, जिसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ और स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका पर्पस ऑब्वियसली यही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आयरलैंड में बुलाया जाए, उनको हायर एजुकेशन आयरलैंड की कंट्री में लेने का मौका दिया जाए, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आयरलैंड में बुलाना ताकि वो इवेंचुअली जाके आयरलैंड की वर्क फोर्स में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें, और आयरलैंड का जो एजुकेशनल फुटप्रिंट है वो ग्लोबली उसको बढ़ाना। ये सारे जो रीजंस हैं इसकी वजह से ये और इस तरह की दूसरी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सारी ऑफर की जाती हैं आयरलैंड के। अगर बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, उसमें पाकिस्तान इंडिया दोनों आते हैं, बांग्लादेश भी आता है, उसमें मिडिल ईस्ट के काफ़ी सारे कंट्रीज़ आते हैं। अगर मैं लेवल ऑफ स्टडी की बात करूँ तो ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ और सिर्फ लेवल 9 या मास्टर्स डिग्री या जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास होते हैं उनके लिए अवेलेबल है। ये बैचलर्स के लिए नहीं है और ये PhD के लिए भी नहीं है इन डायरेक्ट। अगर हम बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको किसी EU या EEA की कंट्री के सिटीजन नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। तो हमें पाकिस्तानियों को, मोस्ट पाकिस्तानियों को कोई इशू इसमें नहीं आएगा। तो बेसिकली आपके पास एक वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए। और अगर हम एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो वो ज़ाहिर है आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी CGPA जो है वो 3 से ऊपर, या अगर परसेंटेज में बात करें तो 60% से ऊपर होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन मोस्टली जो जनरल क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का वो यही है। स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से पहले आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके एडमिशन लेना होता है। ये वेरी सिमिलर है कि आपने जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो आप पहले वर्क परमिट लेते हो उस जॉब से और उस जॉब की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हो। इधर भी इसी तरह आपने आयरिश किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ऑफर लेनी होती है, या तो कभी इनके सम केसेस वो कंडीशनल ऑफर होती है, तो कंडीशनल ऑफर भी एक्सेप्टेबल है। आप कंडीशनल ऑफर लोगे या नॉर्मल ऑफर लोगे और उसकी बेस पे आप फिर जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। गवर्नमेंट का कोई लेना देना एडमिशन में नहीं होता। एडमिशन पहले आपने खुद से लेना है, उसके लिए आपने यूनिवर्सिटीज़ को रीच आउट करना है, इन सम केसेस आपको प्रोफेसर्स को रीच आउट करना है और उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। लेकिन जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा उसके बाद आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अपनी स्कॉलरशिप को अप्लाई करोगे। ये दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। इन दोनों को मिक्स काफ़ी लोग कर देते हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है। यूनिवर्सिटी का एडमिशन है उसका कोई भी ताल्लुक गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है उससे नहीं है। तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी एडमिशन लेने के लिए, आपको एडमिशन खुद लेना है और फिर उसकी बेस पे आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है गवर्नमेंट से। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो आपकी जो आइल्स है उसकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि किस यूनिवर्सिटी में आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो अगर नहीं है तो आप उसके बगैर भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपके पास ऑफर लेटर एडमिशन का है। लेकिन अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट है तो आइल्स मोस्टली ज़्यादातर कोर्सेज के लिए, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के लिए 6.5 बैंड से ऊपर आपको आइल्स चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है GOI IAS, इसमें बेसिकली कवर क्या क्या होता है और इसका बेसिकली मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये कि आपको जब आप आओगे पढ़ने के लिए तो आपको 10,000 यूरोस का स्टिपेंड मिलेगा फॉर योर एक्सपेंसेस।
जब आप यहाँ पे आओगे आपके डे टू डे खर्चे या आपका रेंट, वो सब इस 10,000 से कवर हो जाना चाहिए, और उसके लिए ये आपको एक कैश अमाउंट मिले। उसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है वो फुल्ली वेव होगी, उसका फुल वेवर होगा और वो डायरेक्टली पे होगा यूनिवर्सिटी। ये जानना ज़रूरी है कि मास्टर्स डिग्री जो आयरलैंड में होती है वो 1 साल की होती है। ज़्यादातर मास्टर्स, ऑलमोस्ट सारे मास्टर्स वो 1 ईयर के होते हैं। तो ये जो हम स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, 10,000 यूरो या ट्यूशन फीस, ये सब 1 साल की बात हो रही है। तो 1 साल के लिए आपकी ट्यूशन फीस फ्री है, मीन्स आपकी पूरी मास्टर्स डिग्री के लिए, और आपको 10,000 यूरोज़ स्टिपेंड मिलेगा आपके डे टू डे एक्सपेंसेस। मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे टिकट और वीज़ा के हवाले से कि उसके पैसे कौन देता है, तो बेसिकली टिकट्स और वीज़ा जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस है और फिर 10,000 स्टिपेंड है। तो ऑब्वियसली आप अपने पैसे आप अपनी जेब से खर्च करके आप टिकट और वीज़ा लेके यहाँ पे आओगे, उसके बाद आपको 10,000 यूरो मिलेंगे, तो वो फीस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। लेकिन आपको टिकट और वीज़ा खुद प्रोसेस करवाना पड़ेगा। और फिर इसी हवाले से अगर हम बात करें कॉस्ट की, जो जो एक्सपेंसेस हैं, तो उसमें ऑब्वियसली जो वीज़ा फ़ीस है वो 60 यूरो है। उसके बाद आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, और फिर जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपको रेंट पे जगह लेनी पड़ती है। वो ज़ाहिर है वो आप किसी शेयरिंग में लोगे या स्टूडेंट अकोमोडेशन में लोगे, वो 500 टू 1000 यूरो पर मंथ तकरीबन उसका खर्चा आ जाता है। उसके बाद आपके खाने के खर्चे, ट्रैवल के एक्सपेंसेस, वो सब मिला के 10,000 यूरो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में काफ़ी नहीं होते। उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर चाहिए होगा। तो ऑब्वियसली हम टोटल खर्चा आयरलैंड में देखें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, तो 10,000 यूरोज़ विल नॉट बी इनफ। इसीलिए लोग जो है पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं और दूसरी तरह से अपने खर्चे निकालने की कोशिश करते हैं। और ये जो 10,000 यूरो स्टिपेंड आपको मिलता है, ये बहुत आपको केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव मेयरली ऑन दिस। अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में ऑब्वियसली आपकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिग्रीज हैं, आपका जो ऑफर लेटर है ऑफिशियल वो लगेगा, पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर, ये बहुत की डॉक्यूमेंट होता है। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन लेटर होता है या एक एप्लीकेशन होती है जो आप लिख रहे होते हो, जिसमें आप अपना मोटिवेशन एक्सप्लेन करते हो। जो भी एजेंट्स काम करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको हेल्प हेल्प आउट कर सकते हैं। इधर मैं ये मेंशन कर दूं कि मैं कोई स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ वो मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है, और जो लोग यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं या वर्क वीज़ा पे लोग आते हैं, उनसे जब मैं मिल के चीज़ें अंडरस्टैंड करता हूँ तो वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आपको ऑब्वियसली जब आप ऑफिशियली स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो और स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो, तो किसी ना किसी एजेंट की आपको सर्विसेज लेनी चाहिए, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। फिर आपको रेफरेंस लेटर्स लगाने पड़ते हैं, आपकी ऑब्वियसली एक सीवी होनी चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए। ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। अगर मैं बोलूँ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा होना चाहिए, तो वो मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर लोगों के जो रिजेक्शन होते हैं वो मोटिवेशन लेटर पे होते हैं। ये भी होता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो चैट जीपीटी से मोटिवेशन लेटर लिख लेते हैं, वो जेनेरिक सा होता है, तो उस पे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोफेसर्स बैठे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ बैठी हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो कैच कर लेते हैं कि आपने खुद नहीं लिखा और इट्स इट्स अ जेनेरिक चैट जीपीटी या एआई रिटन कंटेंट, तो वो आपको उसकी बेसिस पे रिजेक्ट कर देते हैं। तो बेहतर है कि आपने खुद लिखना है या आपने किसी प्रोफेशनल से लिखवाना है। फिर अगर मैं बात करूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होता है इन अ नटशेल, मैं ऑब्वियसली हर स्टेप की डिटेल्स में नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोसेस कैसा दिखता है। और ऑब्वियसली जब आप उस प्रोसेस के अंदर जाते हैं तो ईच एंड एवरी स्टेप हैज़ मल्टीपल सब स्टेप्स अंडर इट। बट सबसे पहले यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना होता है, आपको यूनिवर्सिटीज़ को रीच आउट करना होता है बेस्ड ऑन व्हाट योर फील्ड इज़। आपका जो कोर्स है जो आप करना चाहते हो, उसकी बेसिस पे आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करके उनकी वेबसाइट पे जाके एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हो। जब आपको ऑफर लेटर आ जाता है, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स पे जाते हो। ऑफर लेटर का सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। जब ऑफर लेटर आ जाएगा तो फिर आप आईएएस की के पोर्टल पे जाओगे। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, सब काम ऑनलाइन होगा। उसमें आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जो पोर्टल का लिंक है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कॉल डॉक्यूमेंट, वो हर स्कॉलरशिप जब भी ग्रांट की जाती है तो एक कॉल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जो बेसिकली उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि उस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी किस किस की है और क्या क्या प्रोसेस में डिटेल्स होंगी। तो वो उसको गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पोर्टल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। फिर पोर्टल पे जाके जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे होते हो, तो यहाँ पे आपको वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आपको अपना मोटिवेशन लेटर लगाना होता है, जो कि
एज़ आई रिकमेंडेड कि वो कस्टमाइज़ हो, आपकी प्रोफ़ाइल को मैच करता हो, आपकी एक्चुअल मोटिवेशन को मैच करता हो। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जाती है सिलेक्शन पे। इसमें जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसमें आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस, लीडरशिप पोटेंशियल, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और जो आयरलैंड पाकिस्तान फ्यूचर कंट्रीब्यूशन है, जो आपके टाइज़ हैं, वो सब मैटर करते हैं और वो सब इनटू अकाउंट लिए जाते हैं। जो इसका जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड है अराउंड मई-जून। और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 60 सीट्स हैं। और इसमें ऑब्वियसली 60 सीट्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं ग्लोबली। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑन टॉप हों और जो मोटिवेशन लेटर हो वो अच्छा लिखा हुआ हो, कस्टमाइज़ लिखा हुआ हो, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। अगर आपको अपनी प्रोफ़ाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले तो आपका बहुत ही क्लियर करियर गोल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ़ मास्टर्स डिग्री में अप्लाई करके यहाँ पे आना चाहते हैं और यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। आपको फिर अपने खर्चे पे यहाँ पे आके वो काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वाक़ई एक एकेडमिक ओरिएंटेड प्रोफ़ेशनल हैं और आप वाक़ई पढ़ना चाहते हैं और रिसर्च में आपका माइंड है और आपका जो करियर गोल है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर है, उस केस में आपकी क्वालिफ़िकेशन बनती है इसमें, उसमें आप अप्लाई करना चाहिए। फिर लीडरशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई ना कोई सोशल इम्पैक्ट या वॉलंटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो जेनेरिक एसओपी होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। एज़ आई सेड आपको कस्टमाइज़ बनाना चाहिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने मुझे बताया है वो यही है कि आपने ऑफ़र लेटर के बगैर यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर लेने से पहले ही स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट कर दी, व्हिच इज़ द रॉन्ग प्रोसेस। एज़ आई सेड आपने पहले एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी है, ऑफ़र लेटर लेना है और उसके बाद आपने जाके गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो मोटिवेशन लेटर अगर वीक है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने एसओपी कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। एप्लीकेशन की टाइमलाइन अगर मिस हो गई है, तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक हम देख रहे हैं। और एक और मिस्टेक जो मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि लोग स्कॉलरशिप देखते हैं और जो 10,000 यूरो स्टिपेंड मिलता है, वो देखते हैं, लेकिन वो ओवरऑल फुल पिक्चर को नहीं देखते कि आयरलैंड की जो लिविंग कॉस्ट है, वो 10,000 से कहीं ज़्यादा है 1 साल के लिए। तो आप अगर सिर्फ ये रिलाय करके आ जाओ कि आपकी स्कॉलरशिप लग गई है और आपको स्टिपेंड मिलेगा, तो आप बाकी सब आपका मैनेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एडिशनल पैसे चाहिए होंगे उस 1 साल को सर्वाइव करने के लिए, चाहे वो आप यहाँ के पैसे पार्ट टाइम जॉब करके बनाओ या आप वो अपने साथ लेके आओ। इन आइदर केस आपको एडिशनल अमाउंट चाहिए होगा। दिस 10,000 यूरो विल नॉट बी इनफ। इन द एंड ये जो गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड की इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन लोगों के लिए जो वाक़ई रिसर्च में काम करना चाहते हैं और एक इंग्लिश स्पीकिंग यूरोपियन कंट्री में आके अपनी मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही रिकमेंडेड ऑप्शन। ये आपको यूरोप का एक्सपोज़र दे देता है, आपको फुली फंडेड एजुकेशन दे देता है, प्लस उसके बाद आपका ऐसा वीज़ा लग सकता है जिस पे आप जॉब कर सकते हो। यहाँ पे जब आप सेटल हो जाते हो तो पीआर लेना बहुत आसान है आयरलैंड में। जो पीआर है स्टैम्प 4 जिसे हम कहते हैं, वो 2 साल के बाद मिल जाती है स्टैम्प 1 पे आने के बाद। और जो है आपका पासपोर्ट जो है वो 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो आयरलैंड एक बहुत सूटेबल कंट्री है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से मूव होकर किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं और वहाँ सेटल होना चाहते हैं। आयरलैंड काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे देता है जिसके थ्रू आप सेटल हो सकें। वो लोग जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है और मास्टर्स डिग्री वाक़ई करना चाहते हैं और उनका अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, उन लोगों को इस स्कॉलरशिप को डेफ़िनेटली कंसिडर करना चाहिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।